नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और ये हमारी है सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट की 10th क्लास के लिए। तो 10th क्लास का जो हमारा साइंस का टॉपिक चल रहा था उसका हमने सेकंड टॉपिक जो है यहाँ से शुरू करा है, जिसमें हमने फर्स्ट में ये कवर करा था कि प्रॉपर्टीज बतानी थी, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी थी कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। पर अब जो हमारी वीडियो क्लियरली केमिकल चेंज के ऊपर है कि केमिकल चेंज कैसे कैसे होते हैं और कैसे पता लगे कि केमिकल चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हम चलते हैं एक स्लाइड पीछे से, जहां पे हमने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था कि जब हम बर्नर के ऊपर मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उससे एक सफेद रंग का पाउडर निकलता है और सफेद रंग के पाउडर को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। यहां तक हमारी बात हो गई थी। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो एक न्यू प्रोडक्ट था, वो व्हाइट कलर का प्रोडक्ट था, यानी हमें ये पता लग गया था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया रिएक्टेंट से। तो उसके बाद हमने एक दूसरा एम लिया है आज, और वो एम है क्या रिएक्शन करने पे हीट भी रिलीज होती है, क्या कोई गैस रिलीज होती है। तो आज का हमारा एम है डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू टेक ऑफ अ हीट एंड इफ एनी गैस। ओके, तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर टेक अ कॉनिकल फ्लास्क इज द पुट ऑफ द सम जिंक पीस इन इट। तो सबसे पहले आपको एक फ्लास्क लेना है, फ्लास्क के अंदर आपको क्या डालना है? जिंक के थोड़े थोड़े टुकड़े डालने हैं। फिर एड द सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। अगर आप बुक में देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। चाहे एसिड हाइड्रोक्लोरिक हो चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, वो एसिड होना चाहिए, ठीक है। तब वो एसिड होगा तो उसमें से कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, यानी कि जिंक क्या है? एक मेटल। जिंक क्या है? एक मेटल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड। तो अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? ओके, तो ऑब्जर्वेशन, गैस बबल आर द फॉर्म आर फ्रॉम द जिंक पीसेस। हम देखेंगे जिंक पीस के चारों तरफ गैस के बबल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? गैस के बबल्स। एंड व्हेन द बर्निंग ऑफ द स्प्लटर द थ्रू द क्लोज एंड द गैस द कम आउट। तो अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, इसमें एक पाइप लगा देंगे, तो उसके अंदर से वो गैस क्या करेगी? इवॉल्व करेगी, बाहर की ओर आएगी। ओके, गैस क्या करेगी? बाहर की ओर आएगी, यानी मेटल रिएक्ट करना शुरू हो गया एसिड के साथ, ठीक है। तो व्हेन द टच ऑफ द क्रॉनिकल फ्लास्क फाइंड आउट द हैज बिकम वार्म। अगर आप उसे टच करोगे फ्लास्क को तो आप देखोगे वो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी का पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। तो केमिकल रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है तभी तो वो वार्म हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी उसे डायरेक्टली हाथ से एकदम से नहीं पकड़ते, वैसे ही टच करके देखना है आपको कि वो वार्म हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है? हीट रिलीज करने पर वार्म हो जाता है। क्लियर? ओके, अब हमारी बात आती है इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? पहला पॉइंट कि गैस कौन सी थी, ठीक है। तो अब कैसे पता लगा कि गैस कौन सी थी? तो गैस को पता करने के अलग अलग प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो अभी जो प्रैक्टिकल है वो हाइड्रोजन गैस का, कि हाइड्रोजन गैस निकलती है जब किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको कैसे पता कि वो गैस हाइड्रोजन ही है? तो उसके लिए लिया जाता है बबल एक्सपेरिमेंट। तो बबल एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो इसमें से गैस निकलती है उसे साबुन के पानी में इवॉल्व किया जाता है। साबुन के पानी से बबल्स निकलते हैं, उन बबल्स के सामने अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे तो वहां पे एक साउंड पैदा होगा। उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड। क्या बोलते हैं? पॉप साउंड। उस पॉप साउंड से पता लगता है कि जो केमिकल रिएक्शन से, इस केमिकल रिएक्शन से जो गैस निकली है वो कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? यानी मेटल प्लस एसिड बनाएगा कौन सी गैस? हाइड्रोजन एंड अ सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करने पे हमारा बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। क्लियर है बात? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं जिंक को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? इज इज ऑल्सो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा? ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। कई जगह वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस देता है, कई जगह वो कम हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। अगर यही रिएक्शन हम HNO3 के साथ करें तो बताइए क्या होगा? ठीक है, तो आपको ये बताना है, रिएक्शन को पूरा करना है। तो यहां तक बात समझ आ गई? समझ आ गया कि क्या होता है? वार्म होता है, यानी कि नया जब प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसमें से हीट रिलीज होती है, उसमें से गैस रिलीज होती है, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। ओके, तो इससे एक इंपॉर्टेंट फीचर्स बनते हैं हमारे कि केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। तो हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे पहला फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंज। सबसे पहले फिजिकल स्टेट बदल जाती है। अगर कोई चीज सॉलिड है तो हो सकता है वो लिक्विड में बदल जाए, कोई चीज लिक्विड है तो हो सकता है वो सेमी सॉलिड में बदल जाए। समझ आई बात? कोई सॉलिड है तो हो सकता है सेमी लिक्विड में बदल जाए। तो जब उसकी फिजिकल चेंज होती है, तो जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो उसके आगे छोटा सा S बना देते हैं, छोटा सा L बना देते हैं, या छोटा सा G बना देते हैं, और कई जगह पे AQ बनाते हैं। इनका क्या सिंबल होता है? तो S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, G का मतलब गैस, और AQ का मतलब होता है एक्वस, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड। तो ये क्या बता रहा है? ये उसकी नॉर्मली स्टेट चेंज होने को बताते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इसके जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एक एरो लगाते हैं। तो ये जो एरो का मुंह होता है ये बताता है कि रिएक्शन किधर से किधर की ओर हुआ है। तो अगर जहां इसकी पूंछ है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, जहां इसका मुंह है वो हो गया आपका प्रोडक्ट।
अगर ये उल्टा हो जाए तो इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है। अच्छा, एक और होता है जिसमें आधा ऐसे और आधा ऐसे होता है, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। कौन सी? रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। पर जनरली ज्यादातर रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, कैसी होती है? नॉन रिवर्सिबल। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद आता है चेंज इन कलर। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्टेंट से तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मैंने पहली वीडियो में चाय का एग्जांपल आपको दिया था। ठीक है, तो जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिएक्टेंट से उसका कलर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कागज है, आपने उसे जला दिया, राख बन गई, तो राख ब्लैक कलर की होती है, कागज व्हाइट कलर का है, तो कलर चेंज हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई ना कोई गैस निकलती है। इसका एग्जाम्पल अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कि अगर हम किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कोई ना कोई गैस जरूर निकलेगी। जरूरी है कि हर बार हाइड्रोजन ही निकले। ठीक है, मीथेन को ऑक्सीजन की उसमें बंद करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? ठीक है, कार्बन गैस निकलती है। तो इस तरह से गैस जरूर इन्वॉल्व होगी, चाहे वो कोई भी गैस हो। ओके, अगला आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज जरूर होगा। जैसे मैंने बताया कि जिंक वाला जब हमने रिएक्शन करा तो उसे हाथ से जब टच करेंगे वार्म होगा, तो वार्म में मतलब क्या है कि उसके टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया। ओके, फिर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, कई बार हमारा कोई नया सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस तैयार होता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि वाटर में इजीली घुलता नहीं है, तो इसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, इसके बाद हमारी बात आती है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे केमिकल चेंज की, अब हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। तो इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी रिएक्शन सिंबल्स में लिखते हो, ठीक है, किसमें लिखते हो? सिंबल्स में लिखते हो, ठीक है, नोटेशन में लिखते हो, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनती है? अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबल नोटेशन दैट अ सिंबल आर द फॉर्मुलेटेड इंस्टेड द वर्ड रिप्रेजेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल में लिख दिया तो वो आपका क्या बन जाएगा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, तो यहाँ मैंने कुछ रिएक्शंस लिए। तो क्या क्या रिएक्शन लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, दूसरा क्या लिया? जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। इसके अलावा क्या लिया है मैंने? मीथेन और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया? वाटर। ठीक है, ऐसी मैंने लिया आयरन H2O यानी वाटर, तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने चारों रिएक्शन लिखे ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये सब? केमिकल रिएक्शन। पर अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे कि इन चारों रिएक्शन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, बता सकते हो? हाँ, कि इसके अंदर कुछ बैलेंस है और कुछ अनबैलेंस है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो ऊपर के दो है वो कैसे है? बैलेंस है या अनबैलेंस है? ये अनबैलेंस है, और नीचे के दो आपके बैलेंस है अनबैलेंस है? ये बैलेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हमें ये ध्यान देना है कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये दोनों है अनबैलेंस और ये दोनों है बैलेंस। कैसे पता और कहते क्या है? तो जो रिएक्शन अनबैलेंस होती है उसको स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। याद रहेगा क्या बोला मैंने? जो इक्वेशन अनबैलेंस होती है उन्हें स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। तो अनबैलेंस को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। अब जो ये स्केलेटल इक्वेशन है इसमें आप देखोगे कि दोनों साइड पर क्या इक्वल नहीं है? मास इक्वल नहीं है। क्या इक्वल नहीं है? नंबर ऑफ मास इक्वल नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है स्केलेटल की? देखो, इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द टोटल मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। जिस कंडीशन में टोटल मास दोनों में, दोनों साइड पर, रिएक्टेंट पर, प्रोडक्ट में बराबर नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जब हम इसे बैलेंस कर देते हैं यानी दोनों साइड मास इक्वल कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो जरूर देखना, उसमें यह आएगा कि बैलेंस कैसे करते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? ये अनबैलेंस होती है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, और ये पता करना होता है कि मास इक्वल है या मास इक्वल नहीं है। ओके, अगला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और साथ में बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। द मिलेनियम स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। थैंक यू।